बहुजन लेंस में आपका स्वागत है। हम अपने सुनने वालों से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा भी करें। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत कांशीराम जी, उनके जीवन और उनके बहुजन आंदोलन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो उनके जीवन के कई पहलुओं को दिखाते हैं। मतलब उनके शुरुआती तजुर्बे, उनकी जिंदगी के वो मोड़ जहां से सब कुछ बदला, और उनका वो रास्ता जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ एक तरह से न्यौछावर कर दिया। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से मिली जानकारी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें सामने लाया जाए, ताकि हम कांशीराम जी को, उनके विचारों को और भारतीय समाज पर उनके असर को थोड़ा बेहतर समझ सकें, जो भी जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और शुरुआती माहौल से। कांशीराम जी का जन्म, जैसा आपने बताया, 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले, जो अब रूपनगर है, उसके पास खवासपुर गांव के पास पिरथपुर बुंगा में हुआ। पिता हरि सिंह, मां बिशन कौर, और वो रामदसिया सिख समुदाय से थे। आप इस समुदाय की पृष्ठभूमि और उस वक्त के पंजाब के माहौल के बारे में कुछ और बताएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, रामदसिया सिख समुदाय जो है वो मूल रूप से चमार जाति से ही था, जिसने बाद में सिख धर्म अपना लिया। एक दिलचस्प बात जो पता चलती है वो ये कि पंजाब में शायद सिख धर्म के असर की वजह से या दूसरे सामाजिक कारणों से इस समुदाय की आर्थिक हालत, मतलब उत्तर भारत के बाकी हिस्सों के दलित समुदायों से थोड़ी बेहतर थी। अच्छा। हाँ, जैसे कांशीराम जी के परिवार को ही देखें, उनके पास अपनी खेती थी, चमड़े का छोटा मोटा काम था, कारखाना कह लीजिए, और वो आम का बाग भी लीज पर लेते थे। तो कहने का मतलब ये कि वो पूरी तरह से भूमिहीन या एकदम साधनहीन नहीं थे, जैसी कि उस दौर में कई दलित परिवारों की हालत थी। ये जानना जरूरी है कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी अलग थी। उनके नाम के पीछे भी तो एक कहानी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। कहानी यह है कि जब कांशीराम जी अपनी माँ के गर्भ में थे, तब गांव में एक संत आए थे। उनका नाम भी कांशीराम था। उनकी माँ बिशन कौर रोज उनके सत्संग में जाती थी। तो संत ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें एक बेटा होगा और वो आगे चलकर बहुत बड़ा नेता बनेगा। जब बेटा हुआ तो परिवार ने संत की बात का मान रखते हुए बच्चे का नाम कांशीराम ही रख दिया। अच्छा। और उनकी शुरुआती पढ़ाई, क्या वहीं से उन्हें समाज की सच्चाई का अंदाजा होने लगा था? बिल्कुल। शुरुआती पढ़ाई गांव से कुछ दूर मलकापुर के प्राइमरी स्कूल में हुई, और वहीं पर जैसा कि पता चलता है, उन्हें पहली बार जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। दलित बच्चों को क्लास में अलग बिठाया जाता था, उनके पानी पीने का बर्तन वो भी अलग होता था। ये सब अनुभव जाहिर है बच्चे के मन पर असर डालते हैं। लेकिन शायद उनके पिता ने इसका विरोध किया था। हाँ, उनके पिता हरि सिंह जी, वो जैसा बताया जाता है आर्य समाज के विचारों से कुछ प्रभावित थे, तो उन्होंने ये भेदभाव माना नहीं। उन्होंने कांशीराम जी को उस स्कूल से हटा लिया और रोपड़ के इस्लामिया स्कूल में 5वीं क्लास में दाखिला दिलवा दिया। ये उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो काफी एक हिम्मत वाला कदम था। उसके बाद फिर कांशीराम जी ने डीएवी स्कूल रोपड़ से 10वीं की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से 1956 में बीएससी की डिग्री ली। बचपन में वो कैसे थे? उनके स्वभाव के बारे में, क्या उनमें तभी से अन्याय के खिलाफ गुस्सा दिखता था? जो जानकारी है उसके हिसाब से वो थोड़े गंभीर किस्म के थे, लेकिन मिलनसार भी थे। खेल के कूदने का शौक था, कुश्ती, कबड्डी वगैरह। और हाँ, अन्याय देखकर उन्हें गुस्सा जल्दी आता था। एक वाकया भी बताया जाता है रोपड़ के एक रेस्तरां का। कुछ जमींदार लोग बैठे बातें कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने खेत में काम करने वाले चमारों को पीटा। ये सुनकर कांशीराम जी, जो तब किशोरी थे, इतने गुस्से में आ गए कि कुर्सी उठाकर उन पे हमला कर दिया, मेज वगैरह उलट दी। अरे! तो इससे पता चलता है कि अन्याय के खिलाफ वो जज्बा उनमें शुरू से था। और हाँ, वो काफी आत्मनिर्भर भी थे। छुट्टियों में काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालते थे। तो ये उनकी पृष्ठभूमि थी। पर पंजाब में उस वक्त जातिगत भेदभाव की असलियत क्या थी? क्या वो बाकी भारत से अलग था? आपने उनके पिता के बेगार वाले अनुभव की भी बात की थी। देखिए, पंजाब का सामाजिक ताना बाना थोड़ा पेचीदा था। जैसा मैंने कहा, खालसा पंथ और आर्य समाज के असर से शायद भेदभाव उतना खुला या क्या कहते हैं, उतना क्रूर नहीं था जैसा देश के दूसरे हिस्सों में था। पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया हो। सामाजिक व्यवहार में, शादियों में, यहाँ तक कि शमशान घाटों तक में वो अलगाव साफ दिखता था। जाट सिख समुदाय, जो कि काफी प्रभावशाली था, वो दलित सिखों को, चाहे उन्होंने खालसा पंथ अपना भी लिया हो, अपने बराबर का दर्जा नहीं देते थे। और इसी से जुड़ी हुई कांशीराम जी के जीवन की घटना है जो बहुत असर डालती है, जिसका जिक्र मिलते हैं।
बचपन में एक बार उनकी माँ ने उन्हें रोपड़ नहर गेस्ट हाउस भेजा पिता के लिए खाना लेकर। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि उनके पिता हरी सिंह जी पसीने में भीगे हुए हैं और हाथ से पंखा खींचने वाली रस्सी खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक अंग्रेज अफसर सो रहा था। ओहो। और पिता इतने डरे हुए थे कि कांशीराम जी के कहने पर भी उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी, थोड़ा आराम नहीं किया। उन्हें डर था कि पंखा रुका तो साहब जाग जाएंगे और सजा मिलेगी। ये तो सोचकर भी अजीब लगता है, एक बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। जाहिर है बहुत गहरा असर पड़ा होगा। पता चलता है कि कांशीराम जी इस बात से एकदम हिल गए थे। उन्हें ताज्जुब हुआ कि उनके पिता जो सिख बन चुके थे और जिन्हें तकनीकी तौर पर अछूत नहीं माना जाना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा अपमान झेलना पड़ रहा है। इस घटना ने उन्हें शोषितों की हालत, उनके मान सम्मान, उनके पुरखों के साथ हुए अन्याय, इन सब पर गंभीरता से सोचने को मजबूर किया। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सालों बाद जब कांशीराम जी खुद सांसद बने और इत्तेफाक से उसी गेस्ट हाउस में रुके, तो आधी रात को उनकी नींद खुल गई। उन्हें अचानक अपने पिता की याद आई और लगा जैसे जैसे वो अब भी बाहर पंखा खींच रहे होंगे। ये बात उनके जहन में कितनी गहराई तक बैठ गई थी। हाँ, वाकई ये अनुभव तो उनके भविष्य का रास्ता तय करने में एक नींव का पत्थर बना होगा। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद वो देहरादून गए, फिर पुणे, वहां क्या हुआ? ट्रेनिंग के लिए देहरादून गए, सर्वे ऑफ इंडिया के स्टाफ कॉलेज में। वहीं उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण यानी 6 दिसंबर 1956 की खबर मिली। सुनने में आता है कि उनके एक साथी थे श्री ग्रियानी, जो इस खबर से इतने दुखी हुए कि 3 दिन तक शोक में डूबे रहे। उन्हीं के जरिए कांशीराम जी को पहली बार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष, उनके विचारों के बारे में थोड़ा विस्तार से पता चला। इससे पहले सिर्फ नाम सुना था। 1957 में उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन नौकरी में एक शर्त थी कि कुछ तय साल वहां काम करना ही पड़ेगा। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी माना और नौकरी ठुकरा दी। ये तो उनके आजाद ख्यालों को दिखाता है। फिर पुणे में नौकरी मिली उन्हें? हाँ, 1958 में उन्हें पुणे में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी ERDL, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, वहां रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। शुरू में तो वो अपनी नौकरी और करियर को लेकर काफी संजीदा थे, एक सीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते थे। लेकिन पुणे में ही वो घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आप दीना भाना घटना की बात कर रहे हैं ना, ये क्या थी और इसका कांशीराम जी पर क्या असर हुआ? बिल्कुल, ये घटना कांशीराम जी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। हुआ ये कि ERDL में पहले बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन बाद में कहा जाता है कि कुछ ऊंची जाति के कर्मचारियों के दबाव में इन छुट्टियों को खत्म करके उनकी जगह तिलक और गोखले जयंती की छुट्टी कर दी गई। ये तो सीधा सीधा दलित कर्मचारियों की भावनाओं को आहत करने वाली बात हुई। बिल्कुल। दलित और दूसरे पिछड़े कर्मचारी उससे बहुत नाराज थे, पर खुलकर बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, सिवाय एक आदमी के, दीना भाना। वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, राजस्थान की भंगी जाति से आते थे। उन्होंने अकेले ही इस फैसले के खिलाफ लिखकर शिकायत की। नतीजा, उन पर दबाव डाला गया कि या तो इस्तीफा दो या नौकरी से निकाले जाओगे। उनसे कहा गया छुट्टी चाहिए या नौकरी। दीना भाना डरे नहीं, वो अड़ गए। बोले छुट्टी और नौकरी दोनों मेरा हक है, संवैधानिक अधिकार है। अकेले उन्होंने आवाज उठाई? हाँ, और जब अंबेडकर जयंती पर उन्हें दफ्तर आने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, जबकि तिलक और गोखले जयंती पर वो काम पर आए थे। इसे अनुशासनहीनता माना गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कांशीराम जी ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब दीना भाना उदास होकर दफ्तर से निकले तो कांशीराम जी ने उनसे बात की, पूछा कि आगे क्या करेंगे। दीना भाना ने कहा, अदालत जाऊंगा। कांशीराम जी ने न सिर्फ उन्हें हौसला दिया बल्कि पैसे और कानूनी मदद का पूरा भरोसा भी दिलाया। ये कांशीराम जी के लिए एक बड़ा कदम था, मतलब अपनी सुरक्षित नौकरी के दायरे से बाहर निकलकर किसी और के लिए खड़े होना। बिल्कुल। दीना भाना खुद भी हैरान थे, क्योंकि वो कांशीराम जी को उनके कपड़ों और पद की वजह से ऊंची जाति का समझ रहे थे। लेकिन कांशीराम जी सिर्फ वादे तक नहीं रुके। जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इकट्ठा किया, उनके साथ मिलकर रैली निकाली और मामले को उस वक्त के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान तक ले गए। चौहान साहब के दखल के बाद जांच हुई। नतीजा ये निकला कि दीना भाना को न सिर्फ नौकरी वापस मिली बल्कि पुरानी छुट्टियां भी बहाल हुईं और जिन अफसरों ने ये सब किया था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। इसका कांशीराम जी पर वैचारिक रूप से क्या असर पड़ा? देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये कांशीराम जी के लिए एक जागृति का क्षण था, जैसा कहा जाता है। जब दलित कर्मचारियों ने उनकी जय जयकार की तो कुछ ऊंची जाति के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई आप तो अफसर हैं,
इन छोटे लोगों के साथ क्यों मिल रहे हैं? इस पर कांशीराम जी का जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, असली बराबरी तो मेरे और दीना भाना के बीच है, क्योंकि दीना भाना भंगी है और मैं खुद चमार हूं। हम दोनों की समस्या एक ही है। इस घटना ने उनकी आंखें पूरी तरह खोल दी। उन्हें ब्राह्मणवाद का ढांचा, ऊंची जातियों का संस्थाओं पर कब्जा, दलितों के शोषण के तरीके, इन सब का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने अपनी दलित पहचान को पूरी तरह से अपनाया। और दीना भाना का वो जुमला, अधिकार छीने जाते हैं, मांगे नहीं जाते, मांगने से केवल भीख मिलती है, ये बात उनके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। तो इस घटना ने उन्हें सीधे एक्शन से जोड़ दिया। इसके बाद उनके सोचने का तरीका और भविष्य की दिशा कैसे तय हुई? इस घटना के बाद कांशीराम जी का अपनी नौकरी में मन नहीं लगा। वो बुनियादी सवालों से जूझने लगे कि इस देश में हमारी मतलब दलितों की पहचान क्या है, हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे। अगर सत्ता में, प्रशासन में, अदालतों में हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारी सुनेगा कौन? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने फिर गहराई से पढ़ना शुरू किया। उनके एक दोस्त थे D.K. खापर्डे। उन्होंने ही उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की वो मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति भेद का उच्छेद पढ़ने को दी। इस किताब का उन पर जबरदस्त असर हुआ। अंबेडकर के अलावा और कौन से विचारक थे जिनसे वो प्रभावित हुए? उन्होंने ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ी, छत्रपति शाहूजी महाराज के कामों को समझा। इन सब अध्ययनों और अपने तजुर्बों से वो एक साफ नतीजे पर पहुंचे। उन्हें समझ आया कि भारत में दलितों और दूसरे शोषित तबकों, जिन्हें वो बाद में बहुजन कहेंगे, उनके दबे कुचले होने और पिछड़ेपन की असली वजह है उनका हजारों जातियों उपजातियों में बटा होना। कोई भी एक अकेली दलित जाति इस मजबूत ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ नहीं सकती। तो हल क्या था उनकी नजर में? हल था इन सब बिखरी हुई शोषित जातियों को एक साझा पहचान, एक साझा मकसद के तहत इकट्ठा करना, एक ऐसा बहुजन समाज बनाना जो अपनी बड़ी संख्या की ताकत को पहचाने और राजनीतिक सत्ता में अपनी सही हिस्सेदारी हासिल करे। उनका मानना था कि सत्ता में हिस्सेदारी के बिना सामाजिक इज्जत और असली बराबरी नहीं मिल सकती। और इस नतीजे पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा फैसला लिया, सब कुछ त्यागने का। हाँ, और ये त्याग असाधारण था। उन्होंने सिर्फ अपनी फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी ही नहीं छोड़ी, बिना इस्तीफा दिए बस दफ्तर जाना बंद कर दिया, बल्कि अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हर बंधन को काटने का फैसला किया। पता चलता है कि उन्होंने अपने परिवार को एक 24 पेज का लंबा खत लिखा था, जो अब मिलता तो नहीं है, पर उसमें उन्होंने अपने संकल्पों के बारे में बताया था। उनकी बहन सबरन कौर की याददाश्त के हवाले से जो बातें पता चलती हैं, उन्होंने लिखा था कि वो कभी घर वापस नहीं लौटेंगे, कभी अपना घर नहीं बनाएंगे, बहुजन समाज के लोगों के घर ही उनके घर होंगे। वो सारे पारिवारिक रिश्तेदारी के बंधनों से आज़ाद रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, ताकि मिशन में कोई रुकावट ना आए। अविश्वसनीय लगता है ये सब। हाँ, और ये भी कि वो किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, शादी, मौत, इनमें शामिल नहीं होंगे। परिवार की कोई निजी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अब पूरा समाज ही उनका परिवार है। और सबसे अहम कि वो बाबा साहेब अंबेडकर के अधूरे मिशन को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? ये तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। वो घर के सबसे बड़े बेटे थे, अच्छी नौकरी में थे, उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उनकी सगाई भी तय हो चुकी थी एक कांग्रेस विधायक की बेटी से। उनकी माँ बिशन कौर जी उन्हें मनाने पुणे गईं। 2 महीने रुकी वहां। उन्होंने देखा कि बेटा तब पूरी तरह बदल चुका है, दिन रात अंबेडकर और फूले को पढ़ता रहता है। जब माँ ने पूछा कि इन किताबों में क्या है, तो कांशीराम जी ने कहा, माँ, इन किताबों में इस देश की सत्ता के दरवाजे की चाबी है, मैं उसी चाबी को ढूंढ रहा हूँ। माँ की सारी कोशिशें बेकार गईं, वो हार मानकर लौट आईं। सगाई टूट गई। कांशीराम जी अपने संकल्पों पर बिल्कुल अडिग रहे। ना अपनी बहन की शादी में गए, ना दूसरी बहन की मौत पर पहुंचे, और ना ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस स्तर का त्याग उन्होंने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि निजी आराम, हर तरह की सहूलियत को भी छोड़ दिया। उनका रहन सहन कैसा था फिर? एकदम सादा, बिल्कुल जमीनी। उन्होंने कभी संगठन या सार्वजनिक पैसे का निजी इस्तेमाल नहीं किया। जब वो संगठन के काम से दौरे पर जाते तो कभी होटल में नहीं रुकते थे, हमेशा कार्यकर्ताओं के घर ही ठहरते थे। इससे दोहरा फायदा था, एक तो पैसा बचता था, दूसरा जमीनी कार्यकर्ता से सीधा जुड़ाव बनता था। वो अक्सर ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करते थे ताकि आम लोगों के बीच रह सकें, उनके हालात समझ सकें। सुनने में आता है कि थक जाते तो अपने बैग में रखी अपनी ही चप्पल का तकिया बनाकर सो जाते थे। उनके पहनावे के बारे में भी कुछ खास बातें हैं? हाँ, बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, ज्यादातर आधी बांह की शर्ट और पैंट, कभी कभार शायद सफारी सूट।
कड़ाके की ठंड में भी बस एक शॉल ओढ़ लेते थे। उन्होंने जानबूझकर सफेद कुर्ता पाजामा पहनने से परहेज किया, जो उस वक्त नेताओं की एक तरह से पहचान बन गया था। यहां तक कि वो अपनी चप्पलें भी खुद पुराने टायर ट्यूब से बना लेते थे। अच्छा। उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। जब लोग उन्हें महानायक या साहिब कहकर पूजने लगते तो वो रोकते थे। एक बार कुछ लोग सिर्फ उनके दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, मेरा दर्शन करने से क्या होगा, जाइए बहुजन समाज के लोगों के बीच जाइए, उन्हें समझाइए कि वो खुद शासक कैसे बन सकते हैं। इसी जमीनी पकड़ और त्याग के साथ उन्होंने फिर संगठन बनाने का काम शुरू किया होगा। बामसेफ की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, पुणे में दीनावाना घटना के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने जैसे पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में लगे दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को जोड़ने का काम शुरू किया। इसी कोशिश का नतीजा था बमसेफ, यानी द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना। इसमें डीके खापड़दे जैसे उनके शुरुआती साथी भी थे। खापड़दे जी ने ही शायद सबसे पहले दलित जातियों के लिए मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल शुरू किया था। हालांकि बाद में कांशीराम जी और खापड़दे जी के बीच कुछ मतभेद हो गए और रास्ते अलग हो गए। बामसेफ के बाद फिर DS4 और फिर बसपा। हाँ, बामसेफ तो मुख्य रूप से कर्मचारियों का संगठन था। राजनीतिक लड़ाई को तेज करने के लिए उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई और आखिरकार 14 अप्रैल 1984 को अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की। ये एक मुकम्मल राजनीतिक दल था। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी मुख्य कर्मभूमि बनाने का फैसला किया, क्योंकि वहां दलितों पर जुल्म की घटनाएं बहुत ज्यादा थीं और वहां एक बड़ी दलित आबादी भी थी। और उनका वो मशहूर नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका क्या मतलब था और ये इतना असरदार क्यों हुआ? ये नारा एक तरह से उनके पूरे राजनीतिक सोच का निचोड़ था। इसका सीधा सा मतलब था कि लोकतंत्र में ताकत का आधार संख्या होती है, तो जिस समुदाय की जितनी आबादी है, देश के संसाधनों में, सत्ता में उसकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। ये नारा सदियों से हाशिए पर पड़े बहुजन समाज, जिसमें वो दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को गिनते थे, उनके लिए एक बहुत ताकतवर राजनीतिक दावेदारी बन गया। इसने लोगों को एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनके सामने चुनौतियां तो बहुत बड़ी रही होंगी, बिना किसी पुरानी राजनीतिक विरासत के, बिना पैसे और मीडिया के साथ के। चुनौतियां तो जबरदस्त थीं। उनके पास कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टियों जैसा ना तो संगठन था, ना चुनावी तजुर्बा। बड़े उद्योगपति उन्हें चंदा नहीं देते थे। मुख्यधारा का मीडिया, जिसे वो अक्सर मनुवादी या ऊंची जातियों के नियंत्रण वाला मानते थे, वो या तो उन्हें नजरअंदाज करता था या फिर उनकी एक नकारात्मक छवि बनाता था। उनकी एकमात्र पूंजी थी उनका अपना त्याग और समर्पण, उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज और करोड़ों गरीब, शोषित, हाशिए पर पड़े लोगों का समर्थन, जिन्हें उन्होंने पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था। और इसी के दम पर उन्होंने भारतीय राजनीति में एक मजबूत और स्थायी जगह बनाई। तो संक्षेप में देखें, कांशीराम जी का सफर निजी अनुभवों से शुरू हुआ, फिर अंबेडकर और फूले जैसे विचारकों से प्रेरणा ली और एक व्यापक बहुजन राजनीतिक चेतना जगाकर उसे संगठित शक्ति में बदला। उनका रास्ता त्याग, जमीनी संघर्ष और एक अटूट इरादे का था। बिल्कुल, और ये सोचना वाकई बहुत अहम है कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास कोई परंपरागत राजनीतिक या आर्थिक ताकत नहीं थी, सिर्फ अपने विजन, अपनी संगठन क्षमता और जमीनी राजनीति के बल पर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े समुदायों को एकजुट करके भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में ले आया। कांशीराम का जीवन और उनका नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज भी सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और सत्ता में बराबर की भागीदारी की बहस के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता तक पहुंचने और संसाधनों में बराबरी का जो सपना उन्होंने बहुजन समाज के लिए देखा था, वो आज कहां तक पहुंचा है और उसके सामने अब नई चुनौतियां क्या हैं।